हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर एक करंट के विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। करंट के विषय को लेकर ही आपको टॉपिक ये मिल चुका है, आपने इसको पढ़ लिया होगा। उसी टॉपिक को लेकर जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर था और वहाँ पर हमने साथ में देखा था पेरिस समझौते को वहाँ पर चर्चा की हुई थी। तो इसी को आधार बनाकर हमने एक क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है और उसके पश्चात फिर यहाँ पर इसको किस तरीके से एक आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो करंट का यदि कोई क्वेश्चन बनता है, करंट का जो भी टॉपिक आपको आता है उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई चीज़ आपसे पूछी जाए तो आपको कैसे लिखना है। तो जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि वहाँ पर इससे मुझे क्या पूछा जा सकता है। अगर पूछा जा सकता है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ना और एक आंसर राइटिंग करना दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एक टॉपिक के कई सारे आयाम हो सकते हैं, 4-5 चीज़ें, 6-7 चीज़ें, या उसको बहुत ज़्यादा मल्टी तरीके से हम वहाँ पर चीज़ें पूछते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ पर 1 या 2 चीज़ों को, 3 चीज़ों को ही मिलाकर वो पूछता, अर्थात पूरी जानकारी उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, उसके बल्कि कुछ पार्टों को रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन जनरेट किया जाए। जैसे कल के टॉपिक में आपने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग करने जाएंगे, यहाँ का जो क्वेश्चन देखेंगे वो सभी पक्षों को नहीं लेता है। साथ ही जब आंसर राइटिंग भी हम करेंगे तो वहाँ पर भी हम सभी पक्षों को कैसे समायोजित करते हैं, कितना लेंगे, किस पार्ट का लेंगे, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर भूमिका को देखेंगे, भूमिका कैसी होनी चाहिए उसको देखेंगे। उसके पश्चात हम यहाँ पर देखेंगे मेन पार्ट को, मुख्य भाग को। मुख्य भाग में हम यहाँ पर दोनों पार्ट, बेसिकली हम कहते हैं मुख्य भाग बड़ा होता है तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। और एट द लास्ट हम निष्कर्ष की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मुख्य भाग प्रश्न को देखेंगे। मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने समय सीमा की भी डिमांड आपको, मतलब समय सीमा को कैसे आपको उत्तर में समायोजित करना है उसकी भी हमने चर्चा की है। तो समय सीमा को लेकर आपको बताया गया था कि आपके आंसर राइटिंग के दौरान आपकी हैंड राइटिंग स्पीड कितनी वहाँ पर होनी चाहिए, साथ ही वो भी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ा जा सके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न को देख लें, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, आज का जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो है आज का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है, के कारण दिन प्रतिदिन वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं, हमने इसको हाईलाइट कर लिया, वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्या पेरिस जलवायु समझौता, इसको हमने अंडरलाइन किया, क्या पेरिस जलवायु समझौता इस समस्या की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस उत्तर को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण यहाँ पर क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वैश्विक स्तर पर, पर्यावरणीय और अन्य स्तर पर। फिर यहाँ पर देखेंगे कि पेरिस जलवायु समझौता इसे कैसे यहाँ पर स्लो कर सकता है, और उसके अन्य पॉइंट्स को भी हम समीक्षा में बता सकते हैं कि पेरिस के अतिरिक्त हमें अन्य क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखिए शब्द यहाँ पर 200 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है और क्वेश्चन आपका पर्यावरण से रिलेट करता हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है, जो हमने शब्द की तो बात कर ली, अगला जो टॉपिक है हमने समय को भी यहाँ पर लिख लिया है, समय को भी हमने चर्चा कर ली है, समय प्रबंधन। तो मैंने कहा था कि आपको यदि यहाँ पर उत्तर लिखना है तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड जो होगी वो कितनी होनी चाहिए, करीब 23 वर्ड पर मिनट। कितना, 23 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो इस लिहाज से आपको 200 शब्द का आंसर कितने मिनट में लिख लेना चाहिए। बेसिकली अगर 20 शब्द लिखेंगे तो 10 मिनट लगेगा, तो 20 से ज़्यादा शब्द वहाँ पर लिखने हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कितने मिनट में इसका आंसर लिख लेना चाहिए, 9 मिनट में। तो 9 मिनट में यदि आप एक क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना था, 200 शब्दों के आंसर क्वेश्चन को, 200 शब्द के क्वेश्चन को आपको कितने मिनट में लिखना है, 9 मिनट में यहाँ पर आंसर राइटिंग आपको फिनिश कर लेनी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो 9 मिनट की अगर आप स्पीड अगर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर इस लिहाज से आप 200 से ज़्यादा भी शब्द यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आपको बाई चांस 200 के बजाय 210 शब्द भी लिखने पड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप इस के माध्यम से स्पीड को कवर कर सकते हैं। तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग है, आपको वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पेरिस जलवायु समझौता समीक्षा करनी है, 200 शब्द हैं, पर्यावरण का टॉपिक है, समय प्रबंधन के अनुसार अगर हम 23 वर्ड पर मिनट जाएं तो 9 मिनट में हम इस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। अब बात आती है भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो भूमिका को लेकर हम कथन या किसी घटना को ले सकते हैं।
जैसे कि कल के टॉपिक में वहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था चर्चा का कारण, तो चर्चा का कारण में हमने वहाँ पर एंटोनियो गुटेरेश की कुछ बातों को वहाँ पर लिखा हुआ था, तो उसी को आधार बनाकर हम यहाँ पर भूमिका लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की जो भूमिका होगी कैसी होगी, घटना या कथन का उल्लेख करते हुए हम इस टॉपिक में भूमिका को लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो भूमिका कैसी होगी वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद उत्तर जो भूमिका होगी, तो भूमिका में देखिए मैंने लिखा है, हाल ही में एंटोनियो गुटेरेश अपनी प्रथम फिजी यात्रा पर थे, जहां उन्होंने कहा, मैंने उनके कथन को ले लिया, उन्होंने कहा, क्या कहा था, पैसिफिक देश में दो बुनियादी समस्याओं, पैसिफिक देश दो बुनियादी, इसको कॉमा कर लेंगे, पैसिफिक देश दो बुनियादी समस्याओं से गुजर रहे हैं। एक है आपका जलवायु परिवर्तन और दूसरा है समुद्र का बढ़ता जल स्तर। अब हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ग्लोबल वार्मिंग से, तो हम इसको जोड़ देंगे कि ये दोनों ही समस्याएं किससे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। हमने अपनी भूमिका में इस पक्ष को भी यहाँ पर जोड़ दिया। तो हमने कहाँ से प्रारंभ किया, हमने कथन और घटना से प्रारंभ किया। कौन सी घटना ली, जो हाल फिलहाल कथन उन्होंने दिया था। घटना कहाँ पर थी कि प्रथम फिजी यात्रा थी, एक घटना है यहाँ पर, किसकी प्रथम फिजी यात्रा थी, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, हाल ही में यूएनओ के, ठीक है, यूएनओ के अध्यक्ष, ये भी शब्द आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हाल ही में यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस अपनी प्रथम फिजी यात्रा पर थे, जहां उन्होंने कहा, पैसिफिक देश दो बुनियादी समस्याओं से गुजर रहा है, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से, और ये दोनों ही समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। तो बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण है, तो यहाँ पर हमने अपनी भूमिका को लिख लिया, हमने अपने क्वेश्चन के साथ से जोड़ लिया, कथन को एक चर्चा का कारण बताया और उसके साथ इंटरलिंकिंग कर दिया। हमारी भूमिका अब तैयार है। अब इसके बाद अगला पक्ष आता है। अगला पक्ष आता है कि वहाँ पर आप अपनी, अब बात आएगी कि मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे। तो मुख्य भाग में यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अगर हमारे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण दिन प्रतिदिन वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट पार्ट में जाएंगे, मुख्य भाग के फर्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन सी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे कि किस तरीके से पेरिस जलवायु समझौते में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं जो इसको संतुलित कर सकती है या धीमा कर सकती है। तो ये आपके मुख्य भाग के दो पार्ट में हम इनको एक एक करके देखेंगे। तो पहला पार्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर क्या क्या आपको समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक स्तर पर जो समस्या है हम उसका यहाँ पर उल्लेख करेंगे, और ये सारे पॉइंट हमने कल वहाँ पर चर्चा का विषय बनाया था आपके टॉपिक में, आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्या क्या यहाँ पर था, सर्वाधिक गर्म साल की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर हिमनद और ग्लेशियर जो होते हैं बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि आपका वहाँ पर हमने चर्चा की थी, ग्रीनलैंड की बात की थी वहाँ पर, और साथ ही अंटार्कटिका की बात की थी, तो वहाँ पर आप इनको डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इसके अतिरिक्त हमने कहा था कि 2100 तक सदी तक समुद्री जल स्तर में 1 मीटर की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। समुद्री खारे जल से खाद्य सुरक्षा की समस्या होगी, क्योंकि जब भी आपका समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण आपकी स्थितियाँ कैसी हो जाएंगी, वो उन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ हम खेती करते हैं, और अगर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर आपका जो भी खेती करते हैं मीठे पानी में, वहाँ पर खेती करने लायक ज़मीन नहीं बचेगी, और जब खेती नहीं होगी तो वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा, और खाद्यान्न उत्पादन नहीं होगा तो आपके सामने खाद्य सुरक्षा की समस्या होगी। यहाँ पर डिटेल नहीं करने के, हमें सिर्फ पॉइंट लिखना है, बाकी सामने वाला समझेगा। अगला पॉइंट क्या था कि पैसिफिक देशों के अस्तित्व का खतरा होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग कारण हिमनद और आपके ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, और समुद्र में जाएगा तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर आपका पैसिफिक देश जो द्वीप हैं आपके, वो द्वीप क्या होंगे, धीरे धीरे जलस्तर, समुद्री जलस्तर बढ़ने के कारण वहाँ पर वो डूब जाएंगे, तो उनके अस्तित्व का खतरा है। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा है कि जलवायु पर्यावरणीय स्तर पर यहाँ पर चक्रवात और भूकंप में लगातार यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है। लोगों के विस्थापन की समस्या देखने को मिल रही है। समुद्री तापमान में वृद्धि होने से जो समुद्री जैव विविधता है उनका ह्रास हो रहा है। हमने देखा था कि उसमें कल पढ़ा था उस टॉपिक में कि जैव विविधता और मूंगा चट्टानें जो थी वो बड़े स्तर पर वहाँ पर नष्ट हो रही हैं, अम्लीकरण की वहाँ पर समस्याएं थीं। इसके अतिरिक्त नीली अर्थव्यवस्था आधारित देशों को आर्थिक समस्याएं होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर वैश्विक स्तर पर देखने को मिलता है, जो खासकर पर्यावरणीय स्तर पर है,
लगातार गर्मी बढ़ रही है, हिमनद और जो भी पेयजल की स्थितियाँ थी वो पिघल रहे हैं, उससे समुद्री जल स्तर में 1 मीटर की वृद्धि हो जाती है। और समुद्री जल में जब 1 मीटर की वृद्धि होगी तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, खाद्य सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी, द्वीपों के अस्तित्व का समस्या होगी, साथ ही विस्थापन की समस्या उससे जनरेट होगी, चक्रवात भूकंप वहाँ पर लगातार आ रहे हैं तो उसके कारण भी विस्थापन होगा, समुद्री तापमान में वृद्धि होगी, समुद्री जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। तो इस तरह की जो भी स्थितियाँ हैं वो आपको किसके कारण देखने को मिल रही हैं, किसके कारण देखने को मिल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन की स्थितियों के कारण। तो मैंने अपने पहले पार्ट में यहाँ पर डिसाइड कर लिया, मैंने अपने पहले पार्ट में क्या क्या लेना था, मुझे समस्याएं दिखानी थी। तो मैंने अपने पहले पार्ट में यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और उसके कारण जो जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैंने वहाँ पर इसका विवरण दे दिया। अब सेकेंड पार्ट में मुझे बताना है कि किस तरीके से पेरिस जलवायु समझौते में ऐसी कौन कौन सी बातें कही गई हैं जो कहीं ना कहीं समस्याओं को हल कर सकती है या कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पेरिस जलवायु समझौते के तथ्यों को लेकर। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, पेरिस जलवायु समझौते में बातें कही गई हैं। पहला पॉइंट कहा गया कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। और हमने यहाँ पर देखा था कि पहले में कि 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान का जो होता है बढ़ने के कारण ही 1 मीटर तक का वहाँ पर समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। तो अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान को धीमा कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर सहायता करेगा। दूसरा क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के योगदान का प्रति 5 वर्ष में निरीक्षण किया जाएगा कि कौन कितना यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को के उत्सर्जन में कमी ला रहा है। और ग्रीन हाउस गैसों का अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरा यहाँ पर उपाय। तीसरा क्या है, जलवायु वित्त की व्यवस्था कर रहा है। जलवायु वित्त की व्यवस्था कैसे देशों के लिए, विकासशील और अल्प विकसित देश जो ज़्यादातर ऐसे ग्रीन हाउस गैसों के और कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा करेंगे अपने विकास के लिए, तो वहाँ पर वो ऐसा ना करें, इसके लिए जलवायु वित्त की व्यवस्था की जाएगी, जिसके माध्यम से उन्हें क्या दिया जाएगा, या तो तकनीकी दी जाएगी या तो उन्हें वहाँ पर वो पैसे दिए जाएंगे जिसके माध्यम से वो तकनीकी वो खरीद सकें। तो जलवायु वित्त की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान द्वारा कार्बन कटौती, सभी देशों को अपने अपने स्तर पर एक राष्ट्रीय निर्धारण करना है कि वो कितना कार्बन कटौती यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सभी की भूमिका को निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त सिर्फ सरकार की यहाँ भूमिका नहीं होगी, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदार हो सकता है, वो जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है। उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो एक कारक बन सकती हैं। इसलिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी इस तरह के इफेक्ट को कम करने के लिए, बल्कि यहाँ पर हर एक प्रकार की जो संस्था है, स्थानीय क्षेत्र हैं, व्यवसाय हैं, उद्योगपति हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन है, स्थानीय सरकार है, संस्थाएं हैं, व्यवसाय है, नागरिक समाज है, शिक्षण संस्थाएं हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी मिलकर यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का प्रयास करेंगे। और एट द लास्ट, कटौती के लक्ष्यों के प्रगति की निगरानी, सत्यापन और रिपोर्टिंग अनिवार्य है। इसके माध्यम से एक कहा जाए कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये सब बोलने वाली बातें हों, बोलने के साथ साथ बात काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जांच हो रही है, इसकी जांच होगी, इसमें रिपोर्टिंग वहाँ पर की जाएगी कि आपने कितना काम किया है, और जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसके सत्यापन की जांच भी की जाएगी, निगरानी की जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था लागू, वैश्विक स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जा रहा है पेरिस जलवायु समझौते के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर पाएँ, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2100 तक हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखें, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पेरिस जो जलवायु समझौता है उसमें किए गए जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उसको हम प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कार्बन और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बात कर रहा है, इसके अतिरिक्त भी हमें यहाँ पर अन्य चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। तो निष्कर्ष में हम यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखें जो भविष्योन्मुखी हो, साथ ही समस्या समाधान आधारित हो। तो निष्कर्ष हम यहाँ पर एक समस्या समाधान आधारित निष्कर्ष हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसा निष्कर्ष होगा, समस्या समाधान निष्कर्ष। समीक्षा करनी है, तो समीक्षा करते हुए यहाँ पर दोनों ही पक्षों को दिखाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि
पेरिस जो समझौता जो है ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, नो डाउट। अगर इसे हम पूरी तरीके से लागू कर पाए तो ये धीमा कर सकता है। यद्यपि इसके अतिरिक्त स्मार्ट एवं दूरगामी उपायों की भी हमें आवश्यकता होगी और साथ ही साथ हम संधारणीय विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। क्यों किए जाने की आवश्यकता है? क्योंकि इससे जैव विविधता और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल के लिए भी उपाय करना, एक समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, तो यहाँ पर इन सभी के लिए उपाय कर इनकी समुचित उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए हमें दूरगामी लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। उसके लिए संधारणीय विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने का लगातार प्रयास किया जाने चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ऐसा ना हो कि वहाँ पर हम लोगों को खाने पीने की और पेयजल इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित ना कर पाएँ। तो एक तरीके से पेरिस जलवायु समझौता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, लेकिन सिर्फ पेरिस जलवायु समझौते पर ही आश्रित ना रहें, बल्कि अन्य उपायों के तौर पर अन्य नई तकनीकों को, स्मार्ट और दूरगामी उपायों के और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ पर प्रयास करते रहें, अन्य चीज़ों को अपनाएं, नई तकनीकों को अपनाएं, साथ ही साथ वहाँ पर हम संधारणीय विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हम इस उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उत्तर को लिखने के लिए आपके पास 9 मिनट होंगे, ठीक है। इस 9 मिनट में आपको अपनी भूमिका भी लिखनी है, मुख्य भाग भी लिखना है, निष्कर्ष भी लिखना है, ठीक है। दूसरी चीज़, भूमिका में वहाँ पर क्या लिखना है ये भी आप ही को सोचना है 9 मिनट में। भूमिका के साथ साथ मुख्य भाग में आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं ये भी आपको सोचना है, और निष्कर्ष में क्या लिखना है ये भी आपको सोचना है। निष्कर्ष कैसा होगा ये भी आपको सब सोचना है। तो सब सोच विचार करने के पश्चात ही आपको इस उत्तर को लिखना है। तो चलिए, अब इसमें एक पार्ट आता है शब्द सीमा का विभाजन कैसे करेंगे, क्या कितने कितने शब्द हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका बहुत देखिए बड़ी नहीं है, सिर्फ एक कोटेशन देकर हमने इसे प्रारंभ किया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 40 शब्द दे दिए हैं। 200 में से 40 शब्दों में हमने अपनी भूमिका को लिखा। उसके बाद हम मुख्य भाग में आते हैं। मुख्य भाग में 2 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट को यहाँ पर मैंने 50 से 60 शब्द दिए हैं। देखने के पॉइंट बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन अब अगर आप शब्दों को काउंट करेंगे तो ये 50-60 शब्द से ज़्यादा नहीं होंगे। संक्षिप्त में लिखा है, पॉइंट ज़्यादा हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पार्ट में भी हमने यहाँ पर 60 शब्द दे रखे हैं, जहाँ पर पेरिस जलवायु समझौते के तहत हमने यहाँ पर बातें की। तो 40, 50 या 60, 40 लेते हैं पहले भूमिका में, 50 ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, 60 हमने ले लिया सेकेंड पार्ट में। तो कितने हो गए? 6, 5, 11, 4, 15, 150 शब्द हो गए। और 50 शब्द आपके और बचते हैं, तो एट द लास्ट हम यहाँ पर अपने निष्कर्ष के लिए दे सकते हैं 40 से 50 शब्द और। तो इस तरीके से टोटल आपके 200 शब्द बन जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? भूमिका और निष्कर्ष 40-40 शब्द में दे सकते हैं, 80 यहाँ पर निकल गए, और 120 बचता है, तो वहाँ पर हमने 60 पार्ट में वहाँ पर उस वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग कारण हो रही समस्याएं और पेरिस जलवायु समझौते के तथ्यों को लिख दिया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखें, अब आप यहाँ पर अपना भूमिका और निष्कर्ष यहाँ पर बदलाव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोटेशन दिया है, आप यहाँ पर किसी घटना को भी ले सकते हैं। परिवर्तन करने को लेकर होना चाहिए ना कुछ अब ऐसा नहीं कि आपको ये प्रश्न मिला है और आपको यहाँ पर जो आंसर मैं दे रहा हूँ आप इसी को यहीं पर छाप कर इसे आप सबमिट कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्तर पर सोचना है, सोचने के पश्चात भूमिका और निष्कर्ष में बदलाव जरूर होने चाहिए। हाँ, मुख्य भाग के पॉइंट हैं तो आप उसको वही लिख सकते हैं, लेकिन वो भी आपको याद होने चाहिए, देखकर नहीं लिखने, ये भी ध्यान रखिएगा। देखकर मत लिखिए, अपने स्तर पर पढ़ लीजिए, इसीलिए टॉपिक एक दिन पहले आपको शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ पर उसको पढ़ने के पश्चात ही अगले दिन वहाँ पर आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करें, और आंसर राइटिंग लिखकर फिर आप उसको सबमिट करें, और सबमिट करने के पश्चात फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो वहाँ पर फिर इसका आपको फ़ायदा मिलता है। अन्यथा अगर आपको मैंने आज वीडियो दिया और फिर वहाँ पर कल मैंने आंसर राइटिंग करा दिया और आपने इस बीच प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस आप तब कर रहे हैं जब आपने इस वीडियो को देख लिया, तो फिर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो इसलिए पहले वीडियो देखिए, वहाँ पर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिले, क्वेश्चन को वहाँ पर आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करने के पश्चात उसको सबमिट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तो आपको आइडिया होगा और आपको वहाँ पर उसका लाभ भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर यहाँ पर इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको देख लिया है, आंसर राइटिंग कर ली है, करंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर और वहाँ पर इन चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे, किसी अन्य विषय को लेकर। तो
प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा और जो जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हमने अब तक यहाँ पर भूमिका, निष्कर्ष, मुख्य भाग के तकनीकी पहलुओं की चर्चा की, उसमें क्या क्या लिखना होता है। शब्द सीमा की मैंने आपको चर्चा कर दी कि वहाँ पर आपको शब्द सीमा का विभाजन कैसे करना होता है। समय प्रबंधन को लेकर हमने चर्चा की कि समय को यहाँ पर कैसे यहाँ पर ध्यान रखने की चाहिए, और उत्तर लेखन कब से आपको प्रारंभ करना है उसकी हमने। तो मैं जो चीज़ें आपको बताता चल रहा हूँ वहाँ पर उसको आप देखें कि आप किस स्तर पर उसको अप्लाई ज़रूर करें। मूलतः अप्लाई करने का ही मूल मुद्दा है। यहाँ पर अगर मैं आपको सब चीज़ बता दूँ और आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसे ये ज़रूर यहाँ पर निर्धारित करें कि आप इसे जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आंसर राइटिंग के दौरान, आप आंसर राइटिंग के दौरान ही उनको उन चीज़ों को एक एक करके लागू करते चलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नई चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।